नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है ऑनलाइन, जो 16 मई से स्टार्ट हुई है और 10 जुलाई तक चलेगी। टोटल 56 दिन की ये टेस्ट सीरीज है और इस टेस्ट सीरीज के अंदर हम लोग एक पेपर कर चुके हैं 16 मई वाला। अब जो नेक्स्ट पेपर होगा वो सैटरडे यानी कि 22 मई को होने वाला है। तो हम लोग उस टेस्ट के अंदर जो 16 मई को टेस्ट लिया था उसके उत्तर किस तरह से लिखने चाहिए ये मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखिएगा, उससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न और जो रिक्त स्थान होते उनके बारे में चर्चा की थी कि उनको कैसे लिखना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो खंड ब है उस खंड ब के उत्तर कैसे लिखने चाहिए। साथ ही इन उत्तरों को मैं आप लोगों को अच्छे से समझा भी रहा हूं और आप अपनी कॉपी के अंदर भी इनको नोट कर लेंगे ताकि एक पूरा ग्राफ आप लोगों के साथ तैयार हो जाए, एक पूरा पैटर्न आप लोगों के पास आ जाए ताकि आप लोगों के जो एग्जाम होंगे उसके अंदर बहुत अच्छे से लिख सकें। जिस भी स्टूडेंट ने ये 10 पेपर पूरी ईमानदारी के साथ कर लिए और 2 प्री बोर्ड लिए जाएंगे इस टेस्ट सीरीज के अंदर, अगर ये कर लिया आप लोगों ने, तो मैं आपको दावे के साथ इस चीज को कह सकता हूं कि काफी प्रश्न जो हैं आपके एग्जाम में आने की संभावना बन जाएगी। तो पूरे मन से आप लोग तैयारी करते रहिए, किसी भी तरह का मन में डाउट ना लाएं कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। 12th के एग्जाम 101% होंगे, किसी भी कंडीशन में आपके 12th के एग्जाम को कैंसिल नहीं किया जाएगा, इसलिए बिल्कुल तरीके से आप लोग तैयारी करते रहें। तो देखिएगा, यहां पर खंड ब की शुरुआत करते हैं तो बाकायदा मैंने आपसे कहा कि सारे क्वेश्चन आपको सीक्वेंस से करने हैं, सीरियल वाइज करने हैं। दूसरी बात, आपको 5 जो खंड मिलेंगे, सेक्शन मिलेंगे, उनको मेंशन करना है। सबसे पहले हमने खंड ए के बारे में देख लिया, अब खंड ब के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और वही बात, अगर पेज के अंदर मार्जिन लाइन नहीं है तो पहले आपको मार्जिन लाइन खींचनी है। हालांकि जो बोर्ड की कॉपी आएगी वहां पर ये लाइन खींची हुई मिलेगी, इस साइड के अंदर जो कॉपी की जो लाइन होगी वहां पर आप लोगों के नहीं आएगी, तो यहां आप लोगों को लाइन खींचनी है। तो चलिए, सबसे पहली बात है कि ये प्रश्न था, क्वेश्चन था कि वह मथुरा काजल की कोठरी, गोपियों ने मथुरा को काजल की कोठरी क्यों बताया है। तो इसका उत्तर आप लोगों को इस तरीके से लिखना था कि गोपियों ने मथुरा की जो काजल की कोठरी है इसलिए बताया है क्योंकि जो भी मथुरा से उनके पास में आता है उसने किसी ना किसी प्रकार से गोपियों के साथ में छल कपट किया है, एक छल कपट वाला व्यवहार किया है उनके साथ। सबसे पहले अक्रूर जी आए थे, तो वो आए थे तो वो भी गोपियों को विश्वास देकर के और श्री कृष्ण भगवान को अपने साथ मथुरा ले गए, लेकिन मथुरा से फिर कृष्ण भगवान जी वापस नहीं आए। इसी तरह अब उद्धव आए हैं। एक तरफ जहां गोपियां अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण जी के प्रेम में, विरह में व्याकुल हो रही थी और ऐसी स्थिति में वहां उद्धव आता है और उनसे यह कहता है कि आप श्री कृष्ण जी की भक्ति को छोड़ दो और निर्गुण भक्ति को अपना लो, तो उनकी पीड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहां पर इस उत्तर को जब आप लिखेंगे तो इस तरीके से देखिए, बिल्कुल सटीक लाइनें हैं कि गोपियों ने मथुरा को काजल की कोठरी इसलिए बताया है क्योंकि जो भी मथुरा से उनके पास आता है उसने किसी ना किसी प्रकार से गोपियों के साथ छल कपट का व्यवहार किया है। पहले अक्रूर जी आए तो वे भी विश्वास देकर श्री कृष्ण भगवान को मथुरा ले गए। उसके बाद में उद्धव आया तो वे भी गोपियों को कृष्ण भक्ति को छोड़ करके और निर्गुण भक्ति की उपासना करने का उपदेश देने लगे। इस तरह का छल कपट का जो व्यवहार है इसे देखकर ही गोपियों ने उस मथुरा नगरी को एक काजल की कोठरी के समान कहा है, बताया है। ये उत्तर आपका होना चाहिए। दूसरी बात, जब आप उत्तर लिखते हैं तो मैंने आपको पहले बताया, या तो आप पूरी लाइन खींच दीजिए, अगर आप पूरी लाइन नहीं खींचना चाहते हो तो ये जो है ये तरीका अपना सकते हो। समझ में है ना, डिफरेंट तरीके आप लोगों के माइंड में आने चाहिए। तो ये भी एक तरीका होता है कि आपने क्वेश्चन करा, उसके बाद ये कर दिया तो मतलब यहाँ ये क्वेश्चन फिनिश हो गया आपका उत्तर। अब अगला वाला क्वेश्चन करना है तो इस लाइन को छोड़ दो, अगली लाइन छोड़ दो, थोड़ा गैप भी हो जाएगा, दिखने में भी सुंदर लगेगा। इसी बात के नंबर होते हैं। नहीं तो बोर्ड एग्जाम में सारे विद्यार्थी लिख कर ही आते हैं तो उनके नंबर सबके बराबर ही आने चाहिए, लेकिन बराबर नहीं आते ना, तो क्या कारण होता है, हैंड राइटिंग, प्रेजेंटेशन, लिखने का तरीका, अशुद्धि, इन सब चीजों के ऊपर फोकस करना है। और जो 10 पेपर हम लोग ले रहे हैं उस 10 पेपरों के अंदर हम यही कमियां दूर करेंगे। नंबर कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं अभी, लेकिन हमें वो बातें जरूर सीखनी है जो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और अपनी कमियों को दूर करते हुए नेक्स्ट पेपर के अंदर इन चीजों को आप अप्लाई करो।
ठीक है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, कि जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो जो जड़ बुद्धि होता है, मूर्ख बुद्धि होता है, वो भी क्या हो जाता है, विद्वान हो जाता है। तो आप भी हो जाएंगे। अगर आपकी हैंडराइटिंग सही नहीं तो हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको लिखने के प्रेजेंटेशन नहीं आ रहे तो इन प्रेजेंटेशन को सीखिएगा आप लोग। ठीक है, अशुद्धियां आ रही है तो अशुद्धियों को दूर करने के तरीके सीखिएगा। केवल हार कर बैठना नहीं है, प्रयास करने हैं, प्रयास करने से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां देखिएगा उत्तर है तीसरा। ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन था कि निर्गुण कौन देश का वासी कहकर गोपियों ने निर्गुण ब्रह्म के बारे में उद्धव से क्या क्या प्रश्न पूछे थे। अब इसमें हुआ क्या कि कुछ विद्यार्थी हैं जो बिल्कुल सीधे तौर पर ही उसको लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस टाइप के जब प्रश्न आते हैं तो उनको लिखना कैसे चाहिए। देखिएगा यहां पर कि जब उद्धव मथुरा से ब्रज भूमि में गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश देने के लिए आते हैं, उपदेश देने के लिए आ रहे हैं वो, तो गोपियां उद्धव से निर्गुण कौन देश को वासी ये कह करके और उस निर्गुण ब्रह्म के बारे में अनेक प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं कि उनके माता पिता कौन है, उनकी पत्नी कौन है, दासी कौन है, उनका रंग रूप कैसा दिखाई देता है, वो किस वर्ण को अभिलाषी हैं, ठीक है ना, उनका वर्ण क्या है, वर्ण क्या है, यहां पर क्या लिखना है, वर्ण क्या है। उद्धव इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता है और मानो एक ठगे हुए व्यक्ति की तरह वो मौन हो जाता है, शांत हो जाता है, कुछ जवाब ही नहीं है। क्योंकि निर्गुण निराकार भक्ति वाले तो ये कहते हैं कि ईश्वर तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, ईश्वर का तो कोई रूप रंग आकार है ही नहीं, जबकि गोपियां तो साकार कृष्ण जी की भक्ति करती हैं। कृष्ण जी का तो रूप भी दिखाई देता है, रंग भी दिखाई देता है, वो तो साक्षात दिखते हैं, लेकिन निर्गुण नहीं दिखता है। तो गोपियां निर्गुण के बारे में कहती है, भाई उद्धव ठीक है, इतनी दूर से आया है, तेरी बात सुन लेते हैं, ये जो निर्गुण भक्ति की या ब्रह्म ज्ञान की तुम बात कर रहे हो, ये किस देश का रहने वाला है, इसके माता पिता कौन है, इसकी पत्नी कौन है, दासी कौन है, ये इसका रंग रूप कैसा है, ये कैसे वर्ण का है, कुछ तो बताओ इसके बारे में। लेकिन इनमें से किसी भी प्रश्न का वो कोई जवाब नहीं दे पाता है। तो फिर आपका ये देखिए उत्तर बिल्कुल शानदार तरीके से लिखा हुआ है। फिर देखिएगा चौथे नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लगभग सभी विद्यार्थी गलत कर रहे हैं। आप लोगों ने ये क्वेश्चन जो है, मैंने कहा था कि 2 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है, जब 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को इसे पॉइंटों में नहीं लिखना। ये जो विशेषताएं बताते हैं, चरित्र की जो विशेषताएं बताते हैं, इनको पॉइंटों में नहीं बताना होता है। हमें एक पैराग्राफ के अंदर बिल्कुल संतुलित छोटे से प्रकार से लिखना है। 2 नंबर का ही तो है, तो इसको आपको इस तरीके से लिखना था कि उसने कहा था जो कहानी है ये एक चरित्र प्रधान कहानी है। इस कहानी में लहना सिंह के चरित्र की अनेक विशेषता बताई गई हैं। लहना सिंह वीर, पराक्रमी, साहसी, निडर युवक थे। साथ में उसमें त्याग, बलिदान, कर्तव्य निष्ठा थी और अपने वचन को निभाते हुए उन्होंने अपने प्राणों का क्या कर दिया, बलिदान कर दिया। इस तरह से बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट आपको लिखना था। जो आप लोगों ने लिखा अधिकतर विद्यार्थियों ने कि जैसे आपने लिखा साहसी, पराक्रमी, फिर डिटेल लिख रहे हो, ये आपको लिखने हैं जब बड़ा क्वेश्चन आता है, यानी 5 नंबर का जब सवाल आता है, 4 नंबर का सवाल आता है, बड़े नंबरों में सवाल जब आता है तब आपको इस तरह से विस्तार करके लिखना है। शॉर्ट टाइप में तो आपको इसी तरह से लिखना है और हर क्वेश्चन के बाद में ये इस तरह की लाइनें लिखनी है। ठीक है, अब देखिएगा इसके आगे के 2 सवाल और हैं। 2 सवाल कौन से हैं? एक सवाल है कि उसने कहा था कहानी का प्रतिपाद्य क्या है। देखिएगा, प्रतिपाद्य, कथन, कथ्य, कथानक, ऐसा कोई भी सवाल आ जाए, मूल संवेदना क्या है, ऐसा कोई भी सवाल आ जाए तो उसका जो उत्तर होगा ना वो वही होगा जो मैंने आपको लिख करके दे रखा है नोट्स में। यानी कि ये जो उत्तर है यही इनके अंदर भी आएगा कि ये उसने कहा था जो कहानी है, ये इसका जो प्रतिपाद्य है, इसका जो कथानक है, ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यानी कि जो पहली बार युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वार हुई थी, तो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ये कहानी एक चरित्र प्रधान कहानी है। इस कहानी के अंदर बालक लहना सिंह के त्याग, बलिदान, निश्चल प्रेम
के ताने बाने पर ये कहानी बुनी गई है और अमृतसर के चहल पहल से ये कहानी आरंभ होती है और भीषण युद्ध के वर्णन करते हुए इस कहानी का क्या होता है, अंत होता है, जहां लहना सिंह अपने वचन को निभाते हुए अपने प्राणों का क्या कर देते हैं, बलिदान कर देते हैं। तो इस तरह से आपको ये प्रतिपाद्य लिखना था। समझ में आई नहीं आई? प्रतिपाद्य, मूल भाव, मूल संवेदना, कथ्य, कथानक, वर्ण्य विषय, ये सब एक जैसे ही उत्तर होते हैं इनके। ठीक है, ये जो बोल रहा हूं सबका उत्तर यही है, कंफ्यूज मत होना नेक्स्ट टाइम कभी भी। ठीक है, आगे सुनिएगा। एक क्वेश्चन दे रखा है, उल्टा पिरामिड शैली की विशेषता लिखिए। अब ये उल्टा पिरामिड शैली की विशेषता लिखिए, इसके अंदर आप लोगों ने बहुत ही, मैं ये कह सकता हूं, मतलब ना तो अच्छा काम किया ना खराब काम किया। मतलब कुछ विद्यार्थियों ने तो ड्राइंग कर दी, चित्र बना दी, उसको उल्टा पिरामिड शैली। आप इस चीज को देखिएगा, जब 2 नंबर में सवाल आता है तो उसका जब उत्तर लिखते हैं तो बिल्कुल सामान्य तरीके से लिखो, नॉर्मल तरीके से कम आप उसको शब्दों में समझा सको अच्छे से। तो ये कह रहा है कि उल्टा पिरामिड शैली की विशेषता लिखिए, तो आपने बताना है उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की एक शैली है। इसके 3 भाग होते हैं, इंट्रो, ठीक है ना, बॉडी और समापन। इंट्रो या शीर्षक में समाचार की महत्वपूर्ण बातें लिखी जाती हैं, बॉडी पार्ट में उसका विस्तार किया जाता है महत्व की दृष्टि से घटते हुए क्रम में, और समापन जैसी कोई क्रिया नहीं होती। बिल्कुल इस टाइप से लिखना था इसको, और आप इसको लिख देते थे, बड़ा अच्छा सा उत्तर हो जाता और यहां बड़े मजे भी आते। अभी देखिएगा, यहां कुछ बच्चे की कॉपियां आई हैं, जो मैं इस वीडियो के अंदर उनकी कॉपियां लगाने की कोशिश करूंगा, और आप लोग उन कॉपियों को एनालिसिस करना, देखना उनको भी, उन्होंने भी बहुत अच्छे से काम करने की कोशिश करी है, तो आपको मजे आएंगे उन कॉपियों को देखने में। तो आगे देखिएगा, अब यहां पर ये जो सेक्शन है जिसमें लिख रखा है फिल्म में पटकथा क्या होती है, और अथवा में मैंने ये दे रखा था अखबार और टीवी समाचार लेखन में क्या अंतर है। तो ये जो आंसर है ये मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। यानी ए खंड हो गया, बै खंड हो गया, अब स और द, ये जो 2 खंड बच रहे हैं, स और द खंड जो 2 बच रहे हैं, और एक जो बच रहा है आपका यह खंड अगला वाला, यानी 5वां खंड है। ये सारे के सारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े उत्तर हैं और बाकायदा इस उत्तर को मैं लिख करके आपको समझाना चाहता हूं, ताकि आप अपने नोट्स अच्छे से बना सके। ठीक है, आप इस वीडियो सीरीज के साथ जुड़े रहिएगा और एक विश्वास के साथ अपनी तैयारी करते रहिएगा। आने वाले समय में आप लोगों को ये फीलिंग आने वाली है कि आपको हिंदी में बहुत कुछ याद हो गया है, और आपका जो पेपर आएगा बोर्ड का एग्जाम, वो आपको बिल्कुल नॉर्मल लगने वाला है। ऐसा लगेगा कि यार मजे आ गए, लेकिन उन्हीं विद्यार्थियों को लगेगा जो दिल से, ईमानदारी से मेहनत करके और पेपर दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने पेपर से जुटे रहें जरूर से। जो भी दिक्कत आ रही है उसको डिस्कस भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, साथ ही ये बात है कि अभी भी आप लोग, अगर कोई नया स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है और वो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है, तो अभी भी वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, टेस्ट सीरीज के लिए हमेशा ऐप खुला हुआ है आपके लिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं कभी भी इसको। ठीक है, जितनी जल्दी कर लोगे उतना जल्दी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एग्जाम निश्चित तौर पर आपके होने वाले हैं। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बार अगले सवालों के जवाब लेके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।